हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है. वी हैव डन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सो वी मूव अहेड. बच्चे आगे चलते हैं और बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की. बहुत आराम से और बहुत प्यार से बच्चे, बहुत आसान टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स. So this is we are going to study wave optics, right बच्चे? अब वेव ऑप्टिक्स में जो पहला पॉइंट अपन समझेंगे, that is this is based on wave nature of light. So that's the central point here. Wave nature, wave optics based on wave nature of light. पढ़ने क्या जा रहे हैं बच्चे इसमें हम लोग? We are going to study about that is interference, diffraction and polarization. ये तीन इवेंट्स अपन पढ़ेंगे. वेव ऑप्टिक्स कहते ही बच्चे दिमाग में क्या आएगा? दिस इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ लाइट. अज्यूम करेंगे लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ये तीन इवेंट्स अपन डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. वेव ऑप्टिक्स कहते ही दिमाग में जो फ्लैशेस आने चाहिए, अपन बात करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. ओके बच्चे, एक बार वापस अपन देख लेते हैं जो वेवलेंथ रेंज है, जो वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट एंड वी नो इट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, मोटा मोटा. एंड above 700 nanometer it is infrared and below 400 nanometer it is ultraviolet. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे ये है कि अगर हम एवरेज वैल्यू पकड़े, सो एवरेज अगर मैं वेवलेंथ एवरेज वैल्यू लूं तो इट्स अराउंड 500 नैनोमीटर, मोटा मोटा एवरेज वेवलेंथ मैंने पकड़ी. मोटा मोटा जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ रेंज है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. अबव 700 नैनोमीटर इंफ्रारेड और बिलो 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट. तो एक बात यहां पे, इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये बात आपको पूरी वेव ऑप्टिक्स में ध्यान रखनी है. And it is very simple. The wavelength of light is extremely small. Extremely small. Is extremely small. ये वर्ड मैंने यहां पे लिखा बच्चे, आप इस चीज को ध्यान दें. Is extremely small. 500 nanometer, so it's 500 into 10 to the power minus 9 meter, so it is 5 into 10 to the power minus 7 meter. Extremely small. So this is, and in fact if you see it, it is 5 into 10 to the power minus 6 divided by 10. So we can write it like this. So this is 5 micrometer divided by 10. So this is very small. Just I am trying to make you feel बहुत ही छोटी है. The wavelength of light is extremely small. Micron, 5 micrometer if you see. So it's micrometer. Difficult to imagine, very very small. So wavelength of light is इस वक्त
जिस कमरे में लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे, ऐसा कोई गैप नहीं है, ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है जिसकी साइज ये हो। तो इसीलिए 99.99% सिचुएशन में अपन वेव नेचर को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हम मान के चलते हैं लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, अप्रोक्सीमेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग वेव नेचर को इग्नोर कर सकते हैं, और ऐसा कब कर सकते हैं, जब ओपनिंग और ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ से ज्यादा हो, तो आप वेव नेचर को इग्नोर कर सकते हैं। आम जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, ये जो साइज है इज नॉट वेरी कॉमन साइज, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो इसलिए जो लाइट का बिहेवियर हमको आपको देखने को मिलता है इन मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशंस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सो ये बात आपको ध्यान देनी है। तो बात कर रहे हैं बच्चे वेव ऑप्टिक्स की। Wavelength of light is extremely small, so you just see it is of order of micrometer. If you look at the order, it's very very small. Okay, so let us proceed step by step. सबसे पहले अपन इंटरफेरेंस का डिस्कशन करेंगे, एंड इंटरफेरेंस से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रेगुलरली पूछे जाते हैं बच्चे। सो विल टेक दिस पार्ट वेरी वेरी सिंसियरली, एंड आई विल कवर अप ऑल डिटेल्स। तो बात कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस, अब इंटरफेरेंस क्या है बच्चे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो दिस इज phenomenon of superposition of two waves of same frequency traveling in same direction or nearly same direction. So this is phenomenon of superposition of two waves of same frequency traveling in same direction, resulting in redistribution of energy. So that's very very important. आपको मैंने हमेशा कहा बच्चे फिजिक्स में डेफिनेशंस एंड लॉज। वेव ऑप्टिक्स बात कर रहे हैं बच्चे अपन वेव ऑप्टिक्स की। सो वेव ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन वेव नेचर। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूं, ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अपने को पता है कब मुझे वेव ऑप्टिक्स यूज करना है, कब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूज करना है, कब क्वांटम ऑप्टिक्स यूज करना है। तो अगर ऑब्स्टेकल और ओपनिंग का साइज वेवलेंथ से ज्यादा है तो वेव नेचर को इग्नोर कर सकते हैं और अपन रे ऑप्टिक्स यूज कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं बच्चे इंटरफेरेंस की। सो दिस इज फेनोमेनन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन और नियरली सेम डायरेक्शन, रिजल्टिंग इन, दिस इज इंपॉर्टेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस कहते हैं दिमाग में क्या आएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। So this is your interference. Two waves of same frequency traveling in same direction or nearly same direction, resulting in redistribution of energy. उसको बच्चे अपन interference कहते हैं, and that's important. Okay, so this is based on two principles. So one is your principle of superposition of waves. Principle of superposition of waves. And second is principle of
conservation of energy. These are the two principles involved: principle of superposition of waves and conservation of energy. Interference is based on these two principles. Principle of superposition of waves, yani waves while traveling in a medium behave independent of each other. Waves while traveling in a medium behave independent of each other, not affected by presence or absence of other waves, retain their identity. Retain their identity, right? And we know principle of conservation of energy, right students? So बात को आगे बढ़ाते हैं. So we talk about this thing and ये जो इंटरफेरेंस है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं. इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है. सो वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव. द अदर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? वेव्स हेल्प ईच अदर, वेव्स हेल्प ईच अदर. एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इंक्रीजेस. वेव्स हेल्प ईच अदर. यहां पे उल्टा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स अपोज ईच अदर. अपोज ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करती हैं, आउट ऑफ फेस जिसको टेक्निकली बोलते हैं. वेव्स हेल्प ईच अदर इन सेम फेस, दैट्स द अनदर मीनिंग. वेव्स अपोज ईच अदर. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस and intensity decreases. So दो तरीके के इंटरफेरेंस होंगे. इधर अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बच्चे ध्यान दें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वेव्स हेल्प ईच अदर. इसको टेक्निकली अपन ऐसे ही बोल देते हैं, सेम फेस, सेम फेस. यहां पे वेव्स अपोज ईच अदर. आप देख रहे हैं अपोज ईच अदर, इसका मतलब अपोजिट फेस, अपोजिट फेस और आउट ऑफ फेस. दीज आर द टू वर्ड यूज्ड. जब वेव्स हेल्प करती हैं तो जो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है और यहां पर डिस्ट्रक्टिव में कम हो जाता है. तो एम्पलीट्यूड बढ़ा तो इंटेंसिटी. एक चीज ध्यान रखना, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. दिस इज इंपॉर्टेंट. इंटरफेरेंस. Okay, so moving to the next point, interference is observed in sound as well as light. दोनों में आपको मिलेगा. Interference is observed in sound as well as light. साउंड वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता, लाइट वेव्स में भी इंटरफेरेंस होता. सब कुछ वही है, फर्क कितना है? साउंड में इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो इट इज साउंड एनर्जी दैट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन. एंड सिमिलरली लाइट में अगर हम इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो इट इज लाइट एनर्जी दैट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस. सो इंटरफेरेंस कहते ही बच्चे दिमाग में क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. Redistribution of energy, that's the whole point. And important when two waves, interference की definition बच्चे ध्यान से देखें, two waves of same frequency traveling in same direction or nearly same direction, जब वो मिलती हैं, superimpose करती हैं, so there is a redistribution of energy. जहां पे एनर्जी पाइल अप हो गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे एनर्जी डिप्लीट हो गई उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. सो इंटरफेरेंस कैन बी इधर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. दोनों वेव्स इधर हेल्प करेंगी या अपोज करेंगी.
right? So these are the points connected with interference. Interference is observed in sound as well as light. बात कर रहे हैं बच्चे अपन wave optics की. So wave optics is based on wave nature of light. The wavelength of light is extremely small. इस बात को हमेशा दिमाग में ध्यान रखेंगे. And this is geometrical optics or ray optics is approximation of wave optics. Geometrical optics is a limiting case of wave optics. Okay, so we know when to use geometrical optics and when to use wave optics and when to use quantum optics, that is the particle nature. Right now अभी बात कर रहे हैं बच्चे इंटरफेरेंस की. तो अभी अपन ने सीखा व्हाट इज इंटरफेरेंस. बेसिकली redistribution of energy under what condition? Two waves of same frequency traveling in same direction or nearly same direction, right students? So this is one thing. Now we move to the mathematical part of it. How do we deal interference mathematically? So I put it over here, analytical treatment. Analytical treatment means mathematically. Okay, so let's understand interference mathematically. अपन बात कर रहे हैं, मेरे पास ये wave है and I call it by y1 and this is traveling in, say, a1 is the amplitude sin omega t minus kx. So this is one wave traveling in positive x direction. मैंने दूसरी वेव ले ली, ये रहा a2 sin omega t minus kx plus 5. Okay, so I hope अपन सब familiar है. ये जो bracketed quantity है, this is called phase. So this is called phase and I can see phase difference is phi. Phase difference between the two waves is phi. A1 A2 amplitude है. So these are the two waves traveling in. So this is traveling in positive x direction. This is also traveling in positive x direction. So we have got two waves traveling in positive x direction. A1 और A2 waves के amplitude है and you can note that omega, that is the frequency term. आप देख रहे हैं बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ. सो फ्रीक्वेंसी इज सेम. ओके, सो थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन लेट्स टेक अ सिंपल सिचुएशन. लेट अस कंसीडर सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स at x is equal to 0. एक सिंपल पॉइंट पे ले रहे हैं. सो वी कैन राइट इट एज y1 a1 sin omega t and we can write y2 a1 sin omega t plus phi. Okay, so अपन बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स एट x is equal to phi. राइट स्टूडेंट्स? ओके, अब देखो यहां पे इन दोनों वेव्स को ऐड करना है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सो रिजल्टेंट वेव, सो दिस इज y is a resultant wave. So this is your resultant wave. आप इसे लिखेंगे y1 plus y2 as a result of superposition. और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं a sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा. ए क्या हो गया? रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया. ओके, सो दिस इज सिमिलर टू एडिंग टू वेक्टर्स. अपन ने पढ़ा है. सो हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर्स? बिल्कुल जैसे अपने को पता है. सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. सो दिस इज द रिजल्टेंट. सो वी नो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. बिल्कुल वैसे यहां पर अपने को करना है. सो दिस एंगल इज डेल्टा, और इनके बीच में एंगल मैंने ले लिया से थीटा. तो अपने को पता है रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अपने को याद है tan डेल्टा की वैल्यू दिस इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, राइट। तो आज इसी रिजल्ट को यहां पर यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली यही यूज करेंगे। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट वेव दैट इज y1 एंड दिस इज y2, एंड इनके बीच में वी कैन सी दैट दिस इज phi एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेव एंड दिस इज डेल्टा। एग्जैक्टली सिमिलर है बच्चे, और आई कैन यूज दिस रिजल्ट। तो ये मुझे समझ आया कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ए, जो है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। बिल्कुल सिमिलर रिलेशनशिप है। और अगर मुझे डेल्टा की वैल्यू लिखनी हुई, अगर जरूरत पड़ी तो रिजल्टेंट वेव, तो आई कैन राइट डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड दैट विल बी a2 sin phi अपॉन a1 प्लस a2 cos phi। तो बात कर रहे हैं बच्चे एनालिटिकल ट्रीटमेंट। एनालिटिकल ट्रीटमेंट यानी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व है इंटरफेरेंस में। कंसेप्ट तो समझ में आया अपने को। इंटरफेरेंस कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इंटरफेरेंस बोले तो दिमाग में आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, साउंड में भी होता है, लाइट में भी होता है। सो और आपको ध्यान रखना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ये मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है बच्चे बहुत आराम से। ये मैंने दो वेव ले ली, y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये दूसरी वेव ले ली a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और ये जो ब्रैकेटेड क्वांटिटी इसको फेस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस इज phi, ये मुझे दिख गया। और अपन कंसीडर कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेव्स एट x इज इक्वल टू 0, तो मैंने x इज इक्वल टू 0 डाल दिया, तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। फिर हमने कंसीडर किया इनके सुपरपोजिशन को, तो ये वी नो हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स बेसिकली, सो इट इज ट्रायंगल लॉ बेसिकली। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ आपके सामने लिखा एंड एग्जैक्टली एंड फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट वेव होगी वो अपन ऐसे करके लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। कैपिटल ए क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने वेक्टर डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है और ये रिजल्ट वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दिस इज द मैथमेटिक्स पार्ट। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं आगे एंड लेट अस सी। विल हैव सिंपल रिजल्ट्स जिनको अपन यूज करेंगे क्वेश्चंस में एंड वी शुड नो दीज रिजल्ट्स प्रॉपरली। इनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप इनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाओगे बच्चे। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशंस एंड लॉज, इनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होने से यू कैन प्ले विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो वी हैव द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। so this is the expression for resultant amplitude, राइट स्टूडेंट्स। तो ये अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस मुझे समझ में आते हैं एंड आई कैन सी दैट अगर मैं यहाँ से देखने की कोशिश करूँ, सो आई कैन सी ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी a1 प्लस a2, सो दैट्स द मैक्स एम्पलीट्यूड। कब होगा? जब cos phi की वैल्यू +1 होगी, राइट। एंड सिमिलरली आई कैन ऑल्सो सी A minimum, so A minimum will be A1 minus A2 and ये कब होगा? when cos phi is -1, so this is A1 minus A2 cos phi -1, right। ये है बच्चे, दिख गया मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये भी समझ में आ गया। जब ये मैक्सिमम होगा और cos phi की वैल्यू मुझे पता है बिटवीन -1 एंड +1, तो जब ये मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और जब ये मिनिमम होगा एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा।
ओके, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी अपन ने लिखा इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखूं तो इट बिकम्स I is equal to I1 plus I2 and this is twice under root I1 I2 cos phi। तो ये एक्सप्रेशन अपना इंटेंसिटी के टर्म में हो गया। और ये बात कहां से आई? क्योंकि अपने को पता है फ्रॉम वेव थ्योरी इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन ये बिल्कुल वैसी है जैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सिमिलर एक्सप्रेशन। और यहां पर देख रहे हैं इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। तो यहां से मुझे फिर दिख गया मैक्सिमम आई मैक्सिमम विल बी रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। राइट बच्चे? और ये कब होगा? ऑब्वियस है, जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी? +1। सिमिलरली I minimum, so I minimum it will be root I1 minus root I2 होल स्क्वायर। और ये कब होगा? जब cos फाई की वैल्यू अपन क्या ले लेंगे? -1। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। ये दोनों एक्सप्रेशंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे अपन स्पेशल केस ले लेते हैं। स्पेशल केस ये है कि A1 इज इक्वल टू A2 से A एम्पलीट्यूड में नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहां पर आप देखेंगे जो A मैक्सिमम होगा दैट विल बी 2A और A मिनिमम विल बी 0। A मिनिमम विल बी 0। सिमिलरली यहां पर स्पेशल केस ये हो जाएगा से I1 इज इक्वल टू I2 एंड से दिस इज इक्वल टू I0, ऐसा अपन ने मान लिया। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी I मैक्सिमम इट विल बी 4I0 एंड I मिनिमम विल बी 0। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हुए तो इंटेंसिटीज इक्वल होंगी। सो दीज आर स्पेशल केसेस। राइट स्टूडेंट? सो लेट्स मूव फर्दर। तो ये दो एक्सप्रेशन बच्चे आपको याद रखने, एंड वी हैव सम सिंप्लीफिकेशंस, उनको अपन देख लेते हैं। सो okay, so I put under remarks, so let us simplify this expression I maximum, और यहां पर अपन ने लिखा I maximum is 4I0। तो इसी एक्सप्रेशंस को अपन थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, अब आप देखें I1 I2 इक्वल है, सो इट इज I0 प्लस I0 plus twice under root I0 cos phi। so this becomes, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, this is 1 plus and ये देख रहे हैं बच्चे this will become cos I0, और ये यहाँ पे twice I0 कॉमन ले रहे हैं अपन, twice I0 का 1 plus cos phi। So this is how we can write, twice I0 कॉमन ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे एंड दैट बिकम्स 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। सो दिस इज थोड़ी सी मैथ्स है बच्चे और कुछ नहीं। अपन ने क्या किया? cos phi को लिख दिया twice cos स्क्वायर 5/2 -1, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो आप देखेंगे एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो I इज इक्वल टू I मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2। राइट? So simple mathematical manipulation. Okay, moving further, and so I put it as remark 2. Now let us find out condition for constructive interference। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्लियर है बच्चे,
cos phi will be equal to 1. So this is the condition for constructive interference, and this implies this phase difference should be even multiple of pi. So that's the mathematics part of it. Phase difference is even multiple of pi. ये अपने को याद रखना है. So this is condition for constructive interference, even multiple of pi. वो सारे पॉइंट्स जहां पे फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा, एनर्जी विल इंक्रीज. रिमार्क 3. सो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये हो जाएगा बच्चे cos phi इज इक्वल टू -1. Cos phi is equal to -1 and that gives us phi which is phase difference. तो ये जो phase difference है that should be odd multiple of pi. ये अपने को याद रखना है and it is a simple mathematical fact. यहाँ पे odd है, वहां पर even है. So this is the mathematics part of interference analytical treatment, how to add two waves. उससे कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स अपने पास आ गए. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi मैक्सिमम मिनिमम. सिमिलरली इंटेंसिटी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस √I1 I2 cos phi. बाकी सारी बातें मैंने लिखा. मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी. इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं. इट मे नॉट बी सेम, जरूरी नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है. एंड कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो सारे पॉइंट्स जहां पे फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, इट विल बी पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. वो सारे पॉइंट जहां पे फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, वी विल हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और ये एक्सप्रेशन याद रखें बच्चे, I इज इक्वल टू I मैक्सिमम cos स्क्वायर phi बाई 2. राइट स्टूडेंट, सो दिस इज द मैथ्स पार्ट ऑफ इट. और इसी इंटरफेरेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड इट इज पाथ डिफरेंस. तो इस छोटे से वर्ड को अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. विल सी दिस थिंग इन डिटेल एंड वी टॉक अबाउट पाथ डिफरेंस. ओके बच्चे, इसको ध्यान से देखें. पाथ डिफरेंस, इसको उल्टा पढ़े, डिफरेंस ऑफ पाथ. सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ पाथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स. पाथ ऑफ इंटरफेरिंग वेव्स, तो वो जो वेव्स इंटरफेयर कर रही है उनके पाथ का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस. फेज डिफरेंस इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट पाथ डिफरेंस ज्यादा आसान है बच्चे. पाथ डिफरेंस ज्यादा आसान है. डिफरेंस ऑफ द पाथ किसका? बात इंटरफेरेंस की कर रहे हैं. इंटरफेरेंस में हो क्या रहा है, दो वेव्स कहीं से चल के मिल रही हैं, ठीक है, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी meeting each other, traveling in same direction. So path difference of the path. So this is basically difference of path of interfering waves. Okay, so we move further, hence we know it and this is a basic fact. If we consider this is one cycle, one wave, तो ये जो दोनों points हैं, say 1 and this 2 points, इनके बीच में जो separation है वो lambda का है. So I can see यहाँ पर फेस 0 होगा और यहां पर जो फेस होगा वो 2 पाई होगा. तो व्हाट आई सी, 2 पाई पाथ फेज डिफरेंस इज सेम एज लैम्डा पाथ डिफरेंस, इज सेम एज लैम्डा पाथ डिफरेंस. ये दोनों बातें सेम हैं, एक ही बात को कह रहे हैं. मैं आपसे बड़ा हूं, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आप मुझसे छोटे हैं, तो वी आर मेकिंग सेम स्टेटमेंट, अपन एक ही बात कर रहे हैं.
So 2 pi phase difference is equal to lambda path difference, right बच्चे? तो यहां से अपन आगे लिख सकते हैं and that's very simple. We can write relationship. So delta x is equal to lambda over 2 pi delta phi. So this is the relationship between path difference and phase difference, right? तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, so this delta x is path difference and this delta phi is phase difference, right? Path difference, phase difference, correct? Okay, so this is the basic relationship. Now what I can say, condition for constructive interference. So in terms of path difference, it will be even multiple of lambda by, आप देख रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई के करस्पॉन्डिंग, सो लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज 2n lambda by 2 and that cancels out n lambda, that is integral multiple of lambda. तो अपन जो कंडीशन है, we can quote condition in terms of path difference. So it is even multiple of lambda by 2, या फिर phase difference के टर्म में even multiple of pi, right student? And remember 2 pi phase difference is equal to lambda path difference. ये अपने को ध्यान रखना है, that's a basic fact. And 2 pi phase difference is equal to lambda path difference. So path difference of the path. सिमिलरली अगर यही मुझे कंडीशन यहां पे लिखनी हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और इंटीग्रल मल्टीपल. सो सिमिलरली, सो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां पर अपन लिखेंगे जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, इट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा. सो दैट इज योर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा. तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अपन पाथ डिफरेंस की बात करेंगे. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. ओके, कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे जिनको अपने को ध्यान रखना है एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन है इंटरफेरेंस के क्वेश्चन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विल बी पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन, रेस्ट विल बी स्टोरी. अगर आपने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया तो इट विल बी ऑल वेरी वेरी इजी, दैट विल बी द ओनली स्टेप. ओके, बाकी हमें ये पता है कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो वी नीड टू नो फ्यू मोर पॉइंट्स, सो आई पुट इट अंडर रिमार्क्स. पहला पॉइंट जो अपने को यहां पे समझना है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा, सो वेन एवर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस from rigid boundary, a path difference of lambda by 2 is added or increased. This is very very important. पहली चीज रिफ्लेक्शन, वो भी कहां से, रिजिड बाउंड्री से. a path difference of lambda by 2 is added or a phase difference of pi. A phase difference of pi is introduced. एक ही बात है, अपन कैसे भी कह लें. ये बात कहां से आई, ये हमें पता है. We know बाउंड्री रिजिड है, तो सपोज दिस इज योर
तो ये आपकी इंसिडेंट पल्स है, तो जो रिफ्लेक्टेड पल्स होती है वो उल्टा होती है, सो वी नो इट। अगर हम इसको यहाँ पे जर्क देते हैं, सो दिस इज रिजिड बाउंड्री, RB रिजिड बाउंड्री। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पल्स उल्टा होती है, तो उनमें फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई का होता है। तो जब भी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा, a phase difference of pi is added, a path difference of lambda by 2 is introduced or added। सेकेंड पॉइंट बच्चे जो अपने को ध्यान देना है यहां पर, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री बाउंड्री, no phase change takes place, no phase change takes place। फ्री बाउंड्री से जब भी रिफ्लेक्शन होगा, फ्री बाउंड्री से बच्चे जब भी रिफ्लेक्शन होगा, अ फेस चेंज ऑफ नो फेस चेंज विल टेक प्लेस। रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा, यस, अ फेस चेंज ऑफ पाई विल टेक प्लेस, अ पाथ डिफरेंस ऑफ lambda by 2 is introduced। Okay, now again this we are talking about reflection। ये रहा बच्चे reflection, right? So this is reflection। बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, और ये है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन यानी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन दैट इज ट्रांसमिशन, नो फेस चेंज, no phase change takes place whether boundary is rigid or free, boundary is rigid और free, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसमें फर्क नहीं पड़ता है, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, केवल रिफ्लेक्शन में अपने को फिक्र करनी पड़ेगी, और वो भी कहां पर, रिजिड बाउंड्री पर। रिफ्रैक्शन में वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, द एंट्री इज स्मूथ विदाउट एनी जर्क, frequency remains same, so no phase change takes place whether boundary is rigid or free। अपने को इस चीज का ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे डिसाइड करेंगे बाउंड्री रिजिड है या फ्री? सो द क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल बच्चे, ये मान लिया दिस इज बाउंड्री, बाउंड्री और इंटरफेस, बाउंड्री और वी कैन कॉल इट इंटरफेस। सो वेव ट्रेवल कर रही है एंड इट इज गोइंग इनटू दिस मीडियम, इधर स्पीड v1 है, इधर स्पीड v2 है, राइट? तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर v2 इज ग्रेटर देन v1, वेव की स्पीड बढ़ गई, सो इट इज फ्री बाउंड्री, और अगर v2 इज लेसर देन v1, सो इट इज रिजिड बाउंड्री। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, अगर वेव की स्पीड दूसरे मीडियम में कम हो रही है तो रिजिड बाउंड्री, और अगर बढ़ रही है तो फ्री बाउंड्री। से फॉर एग्जांपल एयर ग्लास, आई सपोज टेक दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, ये लाइट वेव्स एंटर कर रही हैं एयर टू ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, सो दिस बिकम्स, फॉर लाइट इट बिकम्स rigid boundary, rigid boundary। बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, अगर वेव की स्पीड कम होती है सो द इंटरफेरेंस और द बाउंड्री इज रेफर्ड एज रिजिड, और अगर बढ़ती है तो उसको अपन फ्री बोलते हैं। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे आपको यहां पे ध्यान देना है। सो अपन बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, similarly study of sound is called acoustics, study of sound is called acoustics। so this is very very important। a boundary which is optically rigid is acoustically यानी साउंड के लिए इज acoustically फ्री,
and vice versa. That's important. ऑप्टिकली यानी लाइट के लिए, acoustically यानी साउंड के लिए. So study of sound is called acoustics, study of light is called optics. तो जो लाइट के लिए रिजिड है वो साउंड के लिए फ्री होगा. अब यहीं पर देखो एयर ग्लास बाउंड्री. अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर लाइट, सो लाइट के लिए अगर अपन बात करें यहां पर, तो ग्लास में जो स्पीड होगी वो कम होती है. V ग्लास इज लेसर देन V एयर. लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूं तो इफ आई टॉक अबाउट साउंड, सो ये लाइट की बात हुई. साउंड की अगर मैं बात करूं तो ग्लास में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, तो वेलोसिटी इन ग्लास इज मोर देन वेलोसिटी इन एयर. तो लाइट के लिए ये बाउंड्री रिजिड हो गई, साउंड के लिए बाउंड्री फ्री हो गई. सो दिस इज हाउ इट गोज. Optics, acoustics, study of light is called optics, study of sound is called acoustics. जो light के लिए rigid है वो sound के लिए free and vice versa. So these are some of the facts. So ध्यान रखें बच्चे, जब भी आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेशन करें तो रिफ्लेक्शन वाले केसेस में अपने को वी हैव टू बी केयरफुल. जब भी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगा, अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 और अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड. राइट स्टूडेंट्स, सो ये सारे फैक्ट्स अपने को ध्यान में रखने हैं. आई रिपीट, फिजिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट. और वो इजी बच्चे तब होता है जब लॉजिक, आइडियाज एंड कंसेप्ट्स अपने को क्लियर होते हैं. फिर आप देखेंगे न्यूमेरिकल हैंडलिंग आपके लिए इट इज अ फन. और यही बात मैं आपको शुरू से सिखा रहा हूं. फिजिक्स रटने की कोशिश नहीं की जाती बच्चे, फिजिक्स समझने की कोशिश की जाती है. मुझे क्लियर होना चाहिए क्या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, क्या रे ऑप्टिक्स है, क्या वेव ऑप्टिक्स है, क्या क्वांटम ऑप्टिक्स है, कब कौन सा कंसेप्ट कहां यूज होना है. सो लॉजिक एंड आइडियाज, प्रॉब्लम्स आर सिंपलर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस. और रिमेंबर, पाथ डिफरेंस यानी डिफरेंस ऑफ द पाथ. एक ही टर्म और है यहां पर जो हम लोग यहां सीखेंगे, एंड दिस इज ऑप्टिकल इक्विवेलेंस. ऑप्टिकल इक्विवेलेंस, ऑप्टिकल इक्विवेलेंस. ध्यान से बच्चे, बहुत आराम से. सो इट्स वेरी सिंपल. टू डिस्टेंसेस इन डिफरेंट मीडिया are said to be optically equivalent. Optically equivalent if light takes same time to travel. बिल्कुल आराम से बच्चे बात कर रहे हैं ऑप्टिकल इक्विवेलेंस की. अभी अभी आपको मैंने सिखाया रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस. सो 2 पाई फेज डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा पाथ डिफरेंस. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू डेल्टा फाई. रिफ्लेक्शन के केसेस में अपने को केयरफुल रहना है. रिजिड बाउंड्री होगी तो पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2. फ्री बाउंड्री में नो चेंज. रिफ्रैक्शन में, ट्रांसमिशन में नो चेंज, बाउंड्री रिजिड हो या फ्री. कैसे डिसाइड करते हैं बाउंड्री रिजिड और फ्री? बहुत आसान. स्पीड कम हो रही है दूसरी तरफ तो रिजिड, और अगर बढ़ रही है तो फ्री. बात कर रहे हैं ऑप्टिकल इक्विवेलेंस की. तो आप देखें यहां पे क्या कह रहे हैं, टू डिस्टेंसेस इन डिफरेंट मीडिया, उनको ऑप्टिकली इक्विवेलेंट बोलेंगे. कब? व्हेन लाइट टेक्स सेम टाइम टू ट्रेवल. सेम टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, d1 अपॉन v1 इज इक्वल टू d2 अपॉन v2. अब अपन ने क्या किया, दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हो गई. सो दैट गिव्स अस μ1 d1 इज इक्वल टू μ2 d2. अपने को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन. और यहीं से अगर मुझे एयर इक्विवेलेंट निकालना है, सपोज आई टेक वन मीडियम एज एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 इंटू डी एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इंटू डी मीडियम, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट. एयर इक्विवेलेंट, सो वी हैव डी एयर इज इक्वल टू म्यू एम डी एम, एयर इक्विवेलेंट.
छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल आई टेक एयर इक्विवेलेंट किसका, 1 मीटर ऑफ वाटर, 4/3 1 मीटर ऑफ वाटर. So this comes out to be 1.33 meter. So what I can say, 1 meter of water is optically same as 1.33 meter of air. Geometrically these are different, but जितने टाइम में लाइट पानी में 1 मीटर ट्रेवल करेगी उतने ही टाइम में एयर में 1.33 मीटर ट्रेवल करेगी. ऑप्टिकल इक्विवेलेंस. ज्योमेट्रिकली डिफरेंट होंगे, ऑप्टिकली सेम है, यानी लाइट को सेम टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में. सो दिस इज ऑप्टिकल इक्विवेलेंस एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. एयर इक्विवेलेंट, किसी भी मीडियम के डिस्टेंस का एयर इक्विवेलेंट, जो यहां पर अपन वर्कआउट कर रहे हैं. Right students, so this is air equivalent, correct? So ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इससे फिर इंटरफेरेंस डिस्कस करना आसान हो जाएगा बच्चे. एंड ओके, सो एक यहां पर क्वेश्चन ले रहे हैं एंड दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये ले रहे हैं. सो देर आर 2 ग्लास प्लेट्स. मैं क्वेश्चन को कंप्लीटली बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं एंड जस्ट अंडरस्टैंड देर आर 2 थिन ग्लास प्लेट्स पास पास रखी गई हैं. सो दीज आर 2 थिन ग्लास प्लेट्स. अब यहां पे 2 बातें ध्यान रखनी है. पहली चीज, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. दूसरा, प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दूर नहीं है. ये रहा, हो गया रहा. ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, इसको मैंने 1 कह दिया. फिर ये रिफ्रैक्शन हुआ, नो एब्जॉर्प्शन. फिर यहां पर पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ और ये फिर ये बाहर निकली एंड दिस आई कॉल इट 2. प्यार से देखें बच्चे इस क्वेश्चन को. 2 थिन ग्लास प्लेट्स हैं, पास पास रखी हुई हैं. नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन इज नेग्लिजिबल. सिर्फ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन. नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. अब आप देख रहे हैं ये लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ट्रांसमिट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर ट्रांसमिट हुई. तो इसको मैंने 1 और 2 कह दिया. क्वेश्चन ये है, फाइंड आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम in interference pattern, in interference pattern of 1 and 2, given that reflection coefficient is 25%, 0.25. That is 25% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, 75% एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है. बच्चे बहुत प्यार से, ये क्वेश्चन एक प्रोबेबल क्वेश्चंस में से है, पूछा जा सकता है. इसको ध्यान से देखें, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है. तो 2 ग्लास प्लेट है मेरे पास, पास पास रखी हुई है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नेग्लिजिबल, 0, प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको 25% दिया हुआ है और पूछा गया है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम. 1 और 2 का जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा उसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी. सो दैट्स द क्वेश्चन, राइट. ओके, अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहली बात मुझे पता है आई मैक्सिमम
is under root I1 plus under root I2 whole square, right? Similarly मुझे I minimum भी पता है, अभी अपन ने डिस्कस किया. I minimum is root I1 minus root I2 whole square. So this is I minimum, right बच्चे? इनका रेशियो निकालना है. ओके, तो रेशियो निकालने के लिए मैंने क्या किया, जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी मैंने I मान लिया. तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? I1 की वैल्यू हो जाएगी 25%, 1/4I, राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखना मुझे, मैं क्या कर रहा हूं. ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 75%. 75% का मतलब 3/4 I. फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो ये कितना हो जाएगा? इसका 1/4, दैट इज 1/4, 3/4 I. और ये फिर बाहर निकली I2 हो जाएगा 75%, यानी अगेन 3/4, 1/4, 3/4 I. and that's very very important. I2 को अपन लिखेंगे 3/4 स्क्वायर 1/4 into I. ध्यान से, बस यही स्टेप इंपॉर्टेंट है. यहां पर 25% रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 75% ट्रांसमिट होगी. 75% का मतलब 3/4, एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल. फिर इसका 25%, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन पे 25% और ट्रांसमिशन पे 75%, और फिर ट्रांसमिशन हो रहा है. तो अगर आप देखें, जिसको आप I1 कह रहे हो, तो वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, तो R into I. और इसको अगर मैं देखूं तो पहले क्या हुआ? पहले ट्रांसमिशन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ट्रांसमिशन हुआ, ये रहा. तो ये हो गया आपके पास T² RI. ट्रांसमिशन 75%, 3/4, ऐसे देख सकते हैं बच्चे. बाकी रेस्ट इज ऑल सिंपल कैलकुलेशन. इन वैल्यूज को अपन यहां पुट करते हैं, अपने को कैलकुलेट करना है. I maximum over I minimum, so that's root I1 plus root I2 whole square over root I1 minus root I2 whole square, and that becomes, on simplification, and this is 1 plus root I2 over I1, 1 minus root I2 over I1 whole square. So we can make substitution, और आप जब substitute करते हैं, this works out to be 49:1. रेशियो ये आ जाता है 49:1, I maximum. So just you have to be careful and you have to be alert. क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है बच्चे, एंड जस्ट अप्लाई जो भी अपन ने सीखा है. सो अपन बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की, राइट स्टूडेंट? सो लेट्स मूव अहेड. एंड मैंने बताया बच्चे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट टू इमेजिन. पाथ डिफरेंस अपने को दिखेगा, पाथ डिफरेंस अपने को दिखेगा, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पाथ डिफरेंस आपको दिखेगा. तो आई टेक अप फ्यू मोर क्वेश्चन जहां पर आप आसानी से देख पाए. ओके, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ओके, सो मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट स्टूडेंट्स? तो अगला क्वेश्चन देखें बच्चे प्यार से. अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा recorded on circular screen as shown in figure, as shown in figure.
ओके, सो आप इसको ध्यान से देखें। वी हैव अ सर्कुलर स्क्रीन, और ये मैंने दो आपके सोर्सेज ले लिए S1 एंड S2। इनके बीच में जो गैप है वो 3 लैम्डा है। सो दिस इज द स्क्रीन, दीज आर टू सोर्सेस गिविंग आउट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ये पूछा गया मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। राइट स्टूडेंट्स, अब अपने को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अब इस सिचुएशन पे बहुत सारी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। अब मुझे S1 S2, पहली चीज तो ये देखो इनके बीच में गैप बहुत कम होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट। ओके बच्चे, तो अब अगर अपन ध्यान से देखें, सो इफ वी जस्ट एनालाइज दिस होल सिचुएशन, तो एक बात मुझे समझ में आती है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो मेरे पास वेव्स आ रही हैं, S2 से वेव्स आ रही हैं, एंड आई कैन सी वेव्स कमिंग फ्रॉम S1। ये रहा, तो मुझे क्लियरली दिख गया व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, इट इज 3 लैम्डा। 3 लैम्डा से दिस पॉइंट इज P, 3 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x का मतलब हो जाएगा S1P माइनस S2P। S1 से वेव्स ट्रेवल करके और S2 से वेव ट्रेवल करके P पे पहुंच रही हैं। डिफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस। एक बात मुझे यहां समझ में आई, इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 होगा। बाय सिमेट्री यहां पर भी पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, एंड सिमिलरली यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है वो S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आई कैन सी दैट नो पाथ डिफरेंस। दिख गया मुझे, मैंने कहा ना पाथ डिफरेंस आपको अरेंजमेंट में दिखेगा। अगर ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है और यहां 0 है, तो बीच में जरूर कोई पॉइंट होगा जहां पर 2 लैम्डा होगा और ये लैम्डा होगा, और ये सिचुएशन सिमेट्रिकल होगी। अगेन दिस विल बी लैम्डा 2 लैम्डा, अपन ने रिपीट कर दिया 2 लैम्डा 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 2 लैम्डा। और अपने को पता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। सो वी कैन सी दैट नंबर ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स। सो वी कैन सी दैट इट इज 4 into 3, so 12 number of maxima, and by symmetry minima भी इतने ही होंगे। so number of minima will be 12। आप देखेंगे between two maxima there will be minima, and that will be, you can see that this will be 5 lambda by 2, this will be 3 lambda by 2, and this will be lambda by 2। ये सिचुएशन रिपीट हो जाएगी। सो एवरीवेयर इट विल बी रिपीटेड, everywhere it will be repeated। so these blue lines represents minima। तो एक बात बच्चे ध्यान दें, maxima minima occur alternately। so note that maxima minima occur alternately। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न आप देखेंगे, इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, तो मैक्सिमा मिनिमा अकर अल्टरनेटली, 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा, 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने कहा था बच्चे पाथ डिफरेंस आपको दिखेगा, पाथ डिफरेंस आपको दिखेगा, राइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर अपने को दिख गया स्क्रीन सर्कुलर है, देयर आर 2 लाइट सोर्सेस S1 S2 गिविंग आउट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में सेपरेशन इज 3 लैम्डा।
तो मुझे दिखा इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा। वेव्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 S2 मीटिंग एट पॉइंट P, उनके बीच में पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है, यहां पर पाथ डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं यहां से इस पॉइंट की तरफ जा रहा हूं पाथ डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजेस फ्रॉम 3 लैम्डा टू 0। तो इसका मतलब बीच में जरूर कोई पॉइंट होगा वेयर पाथ डिफरेंस विल बी 2 लैम्डा एंड लैम्डा एंड देन इट बिकम्स 0, और यही सिचुएशन बाकी क्वाड्रेंट में रिपीट हो जाती है। तो बाय सिमेट्री, सो नंबर ऑफ मैक्सिमा अपने को मिल गए। सो वी हैव नंबर ऑफ मैक्सिमा 12, नंबर ऑफ मिनिमा 12, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इंटरफेरेंस पैटर्न पे मैक्सिमा मिनिमा अकर अल्टरनेटली, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। सो आई टेक अप वन मोर क्वेश्चन बच्चे, एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अगेन it is just the repetition. Question is simple. Find number of maxima minima. Find number of maxima minima in situation as shown in figure. Right students, so इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। So this time what we have an arrangement. Screen ये रहा, we have taken S1 and this is S2 and again this is 3 lambda. But screen is from minus infinity to प्लस इंफिनिटी। स्क्रीन सर्कुलर नहीं है, पिछले क्वेश्चन में स्क्रीन क्या थी? सर्कुलर। नाउ वी हैव अ स्ट्रेट स्क्रीन, सो दिस इज अ स्क्रीन। अब इस स्क्रीन पे कहां कहां मैक्सिमा और मिनिमा रिकॉर्ड होगा? आपसे पोजीशन भी पूछी जा सकती है। अभी राइट नाउ अपन बात कर रहे हैं सिंपल फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन सिचुएशन एज शोन इन फिगर। ओके बच्चे, तो अपन बात करते हैं। सपोज आई टेक सम जनरल पॉइंट, मैंने ये पॉइंट P ले लिया, तो आप देखेंगे यहां से जो वेव्स हैं, सो वी गॉट वेव्स फ्रॉम S1 एंड सिमिलरली वी गॉट वेव्स फ्रॉम S2। पाथ डिफरेंस, बच्चे ये डायग्राम मैंने बड़ा बनाया हुआ है बिकॉज यू नो ये फिगर बहुत बड़ी है, ये S1 S2 बहुत ही क्लोज है, तो वेव्स आर ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो इट इज S1P माइनस S2P, दिख गया मुझे पाथ डिफरेंस। और अगर ये x है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूं दिस इज x स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, सो आई कैन राइट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस x, ये रहा पार्ट डिफरेंस का एक्सप्रेशन। ओके बच्चे, अब एक बात मुझे समझ में आ रही है, अगर मैं पुट x इज इक्वल टू 0 तो आप देखेंगे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 3 लैम्डा आ गई। इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 होने का मतलब यहां पर, तो यहां पर पार्ट डिफरेंस जो है 3 लैम्डा है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा, एज x विल इंक्रीज, पाथ डिफरेंस विल अप्रोच 0, पाथ डिफरेंस कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे समझ में आ गया, इधर 3 लैम्डा है तो कहीं 2 लैम्डा होगा, फिर कहीं लैम्डा होगा, एंड फिर इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। ऐसी ही कंडीशन इधर होगी, सो इट विल बी 2 लैम्डा एंड लैम्डा। अब आप देख सकते हो बच्चे, देयर आर 5 मैक्सिमा, 1 2, 2 इधर 2 उधर 4 प्लस दिस 1, दिस इज ऑल्सो अ मैक्सिमा। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटीग्रल मल्टीपल, सो नंबर ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा यानी जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 5। 0 वाला पॉइंट काउंट नहीं होगा, पिछले वाले केस में 0 वाला काउंट हुआ था। इट इज अप्रोचिंग, 0 नहीं होगा एग्जैक्टली, इट इज अप्रोचिंग, तो 0 वाला काउंट नहीं करेंगे। 0 कहां होगा? इंफिनिटी पे जाके। जैसे जैसे आप x बढ़ेगा, दिस डिफरेंस विल अप्रोच 0,
तो यानी स्क्रीन पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली 0 है, तो 0 वाला काउंट नहीं होगा. नाउ वी कैन काउंट मिनिमा. सो दिस इज अगेन लैम्डा बाई 2, दिस इज 3 लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज 5 लैम्डा बाई 2. और ऐसी ही कंडीशन इधर रहेगी 1 2 3. राइट स्टूडेंट. तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए? 5. नंबर ऑफ मिनिमा कितने हो गए? नंबर ऑफ मिनिमा दिस इज 6. नंबर ऑफ मिनिमा 6 हो गए. राइट स्टूडेंट. सो आप अगेन यू कैन सी मैक्सिमा मिनिमा अकर अल्टरनेटली. कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न हो आप देखेंगे वहां पे मैक्सिमा मिनिमा विल अकर अल्टरनेटली. बिटवीन 2 मिनिमा देयर विल बी 1 मैक्सिमा एंड बिटवीन 2 मैक्सिमा देयर विल बी 1 मिनिमा. सो दिस इज हाउ वी काउंट. पाथ डिफरेंस आपको दिखेगा. तो आप देख रहे हैं जो नियरेस्ट मैक्सिमा है वो वहां पे पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा एंड सिमिलरली जो फारदेस्ट मिनिमा है वहां पे पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. So this is how we apply the concepts of interference. Interference कहते ही बच्चे दिमाग में आएगा redistribution of energy phenomenon based on principle of superposition. Remember students, when two waves of same frequency, this is I am underlining same frequency, traveling in same direction or nearly same direction. ये फिगर आप बहुत बड़ी है, S1 S2 आर वेरी क्लोज. तो ये दोनों वेव्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं. राइट. सो दीज आर द लॉजिक, दीज आर द कंसेप्ट्स एंड अपन अगले लेक्चर में बात को आगे बढ़ाएंगे. तो ये बेसिक थ्योरी है बच्चे इंटरफेरेंस की, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बातें करेंगे YDAC की, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो आई होप यू आर फ्लोइंग विद मी. आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. तो काउंटिंग अपन ने कर ली एंड काउंट करना बहुत आसान है. छोटी छोटी बेसिक बातें उनको ध्यान देना है. राइट स्टूडेंट्स. सो बच्चों कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप लर्निंग, स्टे सेफ. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.